जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नरेशन। नरेशन को डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नरेशन क्या है। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम लोग शॉर्ट में नरेशन भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच, जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच में किसी के कथन को इन्वर्टेड कोमाज के बीच में रखा जाता है, यानी कि जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में हम हूबहू कह देते हैं तो समझिए कि वो डायरेक्ट स्पीच है। और अंग्रेजी में डायरेक्ट स्पीच को डबल इन्वर्टेड कोमाज के अंदर या इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा जाता है। अब बात आती है कि इन्वर्टेड कोमाज किसे कहते हैं। तो देखिए, इन्वर्टेड कोमाज हम लोग इसको कहते हैं, इसको। ये सिंगल इन्वर्टेड कोमाज हो गया और ऐसे कर देंगे तो ये डबल इन्वर्टेड कोमाज हो गया। चलिए आप समझते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच है जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर उसके आशय और सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमाज के भीतर नहीं रखा जाता है, यानी कि जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर उसके आशय या सारांश को कहते हैं तो उसे फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच को डबल इन्वर्टेड कोमाज के भीतर नहीं रखा जाता है। जैसे अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल और इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल। ही सेड आई एम इल। देखिए, यह डायरेक्ट स्पीच है। इसकी पहचान क्या है? देखिए, ये डबल इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है, आई एम इल। और इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज इल, इसमें कहीं इन्वर्टेड कोमा नहीं है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है राम सेड आई एम रेडी। तो राम सेड दैट ही वॉज रेडी। देखिए, यहाँ आई एम रेडी क्या है? इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है, तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। और राम सेड दैट ही वॉज रेडी, यहाँ कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं है, इसीलिए यह इनडायरेक्ट स्पीच है। और है कि मोहन सेड आई सा हर, मोहन सेड दैट ही हैड सीन हर। देखिए, डबल इन्वर्टेड कोमाज है, इसीलिए डायरेक्ट स्पीच है। इसमें कहीं इन्वर्टेड कोमा नहीं है, इसीलिए यह इनडायरेक्ट स्पीच है। ही सेड टू मी डू यू नो। तो अब उसके बाद है कि ही सेड टू मी डू यू नो, तो ही टोल्ड मी दैट इफ आई न्यू हर। यहाँ हो जाएगा डू यू नो, तो इफ आई न्यू, यहाँ हर नहीं होगा, इफ आई न्यू। तो देखिए, इसमें इन्वर्टेड कोमा है तो यह डायरेक्ट स्पीच होगा, इसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं है इसीलिए यह इनडायरेक्ट स्पीच होगा। अब आते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ संबंध रखने वाला परिभाषिक शब्द है। मतलब जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, क्योंकि हम लोग मुख्य रूप से इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं कैसे वॉइस में पढ़ते थे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना होता था, तो उसके लिए रूल पढ़ते थे ना। तो इसी प्रकार इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है, उसका रूल क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से संबंध रखने वाले कुछ शब्द हैं जिसकी कुछ परिभाषा होती है, उस शब्द को हम लोग जानते हैं। तो पहला शब्द है कि रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। इन्वर्टेड कोमाज के बाहर एक वाक्य रहता है जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मतलब कि जो डायरेक्ट स्पीच रहता है तो उसमें जो इन्वर्टेड कोमा रहता है, उसके इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वर्ब रहता है, वाक्य रहता है, उसके बाद उस वाक्य के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही सेड आई एम रेडी। देखिए, ये है तो पूरा डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इसमें डबल इन्वर्टेड कोमाज है। तो इसमें इन्वर्टेड कोमा के बाहर कौन वाक्य है? ये है ही सेड। तो इसमें वर्ब कौन है? सेड। सेड मतलब SAY, सेम इस कहना, और उसका पास्ट फॉर्म है सेड। तो इसलिए हम लोग यहाँ कहेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है। उसी प्रकार है दूसरा परिभाषिक शब्द रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कोमाज के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमाज के बाहर जो वाक्य रहेगा उस वाक्य को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे ही सेड आई एम रेडी। देखिए, यह डबल इन्वर्टेड कोमा है ना, तो यही पहचान है कि ये डायरेक्ट स्पीच है। और इन्वर्टेड कोमा के भीतर कौन वाक्य है? यही है आई एम रेडी। तो यहाँ आई एम रेडी कहेंगे कि यह रिपोर्टेड स्पीच है। ये पूरा क्या हो गया है? रिपोर्टेड स्पीच। चलिए, आप लोग अभी स्पेस कम है, मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए आप लोग पहला और दूसरा लिख लीजिए, फिर हम लोग तीसरा लिखेंगे। उससे पहले आप लोग यह लिख लीजिए। अब हम लोग तीसरा देखते हैं कि तीसरा क्या है, जो कि नरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है। तो तीसरा है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच।
चलिए हम लोग ये पढ़ लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या किसे कहते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच रहता है, और रिपोर्टेड स्पीच कौन रहता है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर रहता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के भीतर जो शब्द रहेगा, जो वर्ब रहेगा, उसके वर्ब को हम लोग कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि देखिए, ही सेड आई एम रेडी, तो ही सेड आई एम रेडी, तो सेड क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब की परिभाषा क्या हम लोग अभी पढ़े थे कि डबल इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसके वर्ब को हम लोग कहते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसको। अब है कि रिपोर्टेड स्पीच, तो डबल इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर जो शब्द रहता है या जो वाक्य रहता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब है कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ देखिए, आई एम रेडी, तो आई एम क्या हो जाएगा, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। अब ये हो गया वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आया कि डबल इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर जो वर्ब रहेगा या रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हम लोग कहते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब है ए नंबर कि अब है एक स्टार की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम क्या क्या हो सकते हैं। तो जान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए दो नियम होते हैं। एक नियम है जनरल रूल्स तथा दूसरा है स्पेशल रूल्स। अब जनरल रूल्स कैसे किसे कहते हैं भाई, तो जनरल रूल्स वैसे नियम को कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के वाक्यों के साथ लागू होता है। वहीं पे स्पेशल रूल्स वैसे रूल्स को कहते हैं जो विभिन्न प्रकार के वाक्यों के साथ विभिन्न प्रकार से लागू होता है। जनरल रूल्स को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। वहीं पे हम लोग स्पेशल रूल्स को तीन भागों में नहीं बांट सकते हैं। देखिए, जनरल रूल्स जो होता है सब प्रकार के वाक्यों के साथ लागू होता है, लेकिन स्पेशल रूल्स नहीं। कैसे, मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ और लग जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ और लग जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ और हो जाएगा, इसी प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब इतना पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन क्या है, चेंज ऑफ टेंस क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। और उसके बाद ये तीनों पढ़ने के बाद हम लोग जो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ये जब तीनों रूल हम लोग पढ़ लेंगे तो जनरल रूल्स खत्म वहाँ पे। अब जो उसके बाद हम लोग कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बनाएंगे असर्टिव पर, कुछ बनाएंगे इंट्रोगेटिव पर, कुछ बनाएंगे इंपरेटिव पर, कुछ बनाएंगे ऑप्टेटिव पर और कुछ बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी पर, और उसके बाद कुछ हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। और इसी के साथ हम लोग का जो है नरेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए पहला से शुरू करते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर जितने पर्सन्स रहते हैं उन्हें निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। यानी कि जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर जितने जो शब्द रहेंगे या पर्सन्स रहेंगे तो उनको हम लोग निम्नलिखित प्रकार से बदलेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और थर्ड पर्सन को बदलेंगे नहीं। और उसको याद करने का एक तरीका है 1 2 3 SON। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन N मतलब नो चेंज। चलिए पहले इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग यह देख लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलता है, यह देख लिए कि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर जो सेंटेंस रहते हैं उसके पर्सन्स को किस प्रकार से बदलते हैं। जैसे कि यह देखे थे कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं। अब हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं जिसका इस्तेमाल डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हो सकता है। अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत हो सकता है। जैसे कि पहला नोट है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तब रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में डायरेक्ट स्पीच में रहेगा और इनडायरेक्ट स्पीच में भी वही रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी फ्यूचर टेंस में ही रहेगा।
दूसरा नोट है कि जब इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज के बदले दैट का प्रयोग होता है। यानी कि इस नोट का मतलब हो गया कि अगर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच कोई असर्टिव सेंटेंस रहता है तब हम लोग डायरेक्ट डबल इन्वर्टेड कॉमाज के बदले इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा नोट है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज या सेड रहे और उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहे तो से को टेल में, सेज को टेल्स में तथा सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। अगर इनके मध्य कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो फिर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। अब है एक और नोट है कि रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को बदलते हैं लेकिन नंबर एवं केस को नहीं बदलते हैं। जैसे कि देखिए, मतलब इसका मतलब हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब से के हम लोग या फिर जो भी है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सिर्फ हम लोग पर्सन को बदलते हैं, ना कि उसके नंबर और केस को। जैसे ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो देखिए ही सेज टू मी के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेज को टेल्स में बदल दिए, तो ही टेल्स मी। आई एम योर फ्रेंड क्या है, सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, तो इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग हो गया। उसके बाद है आई एम रेडी, तो देखिए फर्स्ट पर्सन, आई किस पर्सन में आता है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेज है तो इसका सब्जेक्ट कौन है, ही, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया ही। आई था तो एम लगता था, ही के साथ क्या लगता है इज, तो इज। अब देखिए आई किस केस में था, नॉमिनेटिव केस में, तो ही भी किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। इज योर क्या है, योर किस पर्सन में आता है तो योर सेकंड पर्सन में आता है, क्योंकि योर यू का जो है पॉजेसिव केस है, तो योर सेकंड पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो चलिए यहाँ मी लिख देना ठीक रहेगा, नहीं ठीक इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि योर जो है पॉजेसिव केस में है, तो मी का पॉजेसिव केस माई होता है, तो इसलिए यहाँ हो गया माई। आई फ्रेंड थर्ड पर्सन नो चेंज, तो नो चेंज। दूसरा है राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो देखिए यहाँ राम और सेज के बाद क्या है मी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा टेल्स, राम टेल्स मी आई एम योर फ्रेंड। एक जो है किस सेंटेंस में है तो असर्टिव सेंटेंस में, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग हो गया। और आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम नहीं लिखेंगे पर्सन लिखेंगे, तो राम थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन में किस प्रोनाउन का प्रयोग होता है, अगर सिंगुलर है तो ही सी इट, प्लूरल है तो दे, तो यहाँ राम जी क्या है सिंगुलर है और ऊपर से ये क्या है तो ये जो है पुलिंग है, तो इसलिए ही के साथ इज। योर वही बात है, योर सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है मी है, तो मी चलिए यहाँ तो पॉजेसिव केस है, तो मी का पॉजेसिव केस क्या होता है माई, इसलिए लिख दिया माई। और फ्रेंड ही सेज आई एम रेडी, यहाँ देखिए सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए ही सेज आई एम रेडी तो है सिंपल असर्टिव सेंटेंस, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट। और आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही इज रेडी। देखिए अब समझ में आया। अब है दूसरा यू से ही इज इनोसेंट, तो यू से दैट ही इज इनोसेंट, यहाँ देखिए ही थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट लिख के लिख दिए ही इज इनोसेंट। यहाँ पे हम लोग का जो है चेंज ऑफ पर्सन खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस, फिर देखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए इतना नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का जो नियम होता है उसका दूसरा नियम पढ़ते हैं, चेंज ऑफ टेंस। पहला नियम अभी हम लोग चेंज ऑफ पर्सन देख लिए, उसका एग्जाम्पल देख लिए। अब दूसरा चेंज ऑफ टेंस है, तो देखते हैं कि चेंज ऑफ टेंस के अनुसार कोई भी डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदलता है। तो इसके लिए नियम है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में रहता है तब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर प्रयुक्त टेंस में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन में भी यह देखे थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तो फिर जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जो टेंस रहता है उसके वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब न प्रेजेंट टेंस में रहे, न पास्ट टेंस में रहे, सॉरी न प्रेजेंट टेंस में रहे, न फ्यूचर टेंस में रहे, सिर्फ पास्ट टेंस में रहे, तो उसमें जो वर्ब रहता है उसके वर्ब को
परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, वो अब देखते हैं हम लोग। तो पहला है कि सिंपल प्रेजेंट, अगर रिपोर्टिव हर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में कहने का मतलब कि रिपोर्टिव हर्ब की जगह पर क्या हो, सेड हो, सेड SAID हो, चाहे जो भी हो, मतलब पास्ट फॉर्म में हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदलते हैं, यानी या फिर ऐसे समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। सिंपल पास्ट को यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट का ही नाम है सिंपल पास्ट। तो उसको क्या करते हैं हम लोग कि पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। सिंपल पास्ट को या पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कोई चेंज नहीं करते, नो चेंज। शैल या विल को शुड या वुड में बदल देते हैं। कैन को कुड में बदल देते हैं। मे को माइट में बदल देते हैं। एम इज आर को वाज या वेयर में बदल देते हैं। हैव या हैज को हैड में बदल देते हैं। वाज या वेयर रहता है तो उसको हैड भी में बदल देते हैं। और हैड टू प्लस V1 को हैड टू प्लस V1 में बदल देते हैं। कुड शुड वुड माइट जनरली डज नॉट चेंज। कुड शुड वुड और माइट रहता है तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ये लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखते हैं सब, ठीक है। तो ये पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि चेंज ऑफ टेंस का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, मतलब कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकता है। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो यहाँ देखिए ही सेड टू, हम लोग चेंज ऑफ पर्सन में भी देखे थे कि जब से, सेज या सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। तो ही सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, ही टोल्ड मी। डबल इन्वर्टेड कोमाज के बदले दैट होगा, क्यों? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमाज के भीतर जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। तो ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही ई एम आर को वाज योर में वाज और योर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन यहाँ केस क्या है, पॉजेसिव केस है, इसीलिए मी का पॉजेसिव केस माई, और फ्रेंड नाउन है तो इसलिए नाउन लिखा गया। अब दूसरा है कि मोहन सेड टू हर आई लव यू। तो मोहन सेड टू को टोल्ड में बदल दिए, फिर हर डबल इन्वर्टेड कोमाज के बदले दैट, आप आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। मोहन क्या है, पुलिंग है, तो पुलिंग के लिए प्रोनाउन का प्रयोग ही होता है। आई लव यू तो ई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को या फिर सिंपल प्रेजेंट को हम लोग सिंपल पास्ट में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। तो देखिए ही लव्ड यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ यू ऑब्जेक्टिव केस में है और हर भी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हर का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ हर का प्रयोग कर दिए। फिर है एग्जाम्पल कि द चाइल्ड सेड टू हिज मदर आई शैल ओबे यू। तो द चाइल्ड सेड टू को टोल्ड हिज मदर, डबल इन्वर्टेड कोमाज के बदले दैट का प्रयोग किए और आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो चाइल्ड मीन्स बच्चा, यहाँ हम चाइल्ड को पुलिंग मान लिए हैं और पुलिंग का प्रोनाउन ही होता है। तो ही आज शैल को शुड में बदलते हैं, विल को वुड में। कल्पना की मानिए कि यहाँ आई है तो शैल है, अगर ही रहता तो विल होता, तो विल को किससे बदल देंगे, वुड में। ओबे यू, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मदर है। तो मदर का माँ स्त्रीलिंग है तो माँ का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी। सी का ऑब्जेक्टिव के हर। तो पूरा हो जाएगा इसका द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड ओबे हर। अब चले चौथा,
I said to my friends, I have sympathy for you. Sympathy, sympathy, sympathy for you. तो इसका हो गया I told my friends that. I told my friends that. I फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार I हैव हैज को हैड में बदल देते हैं, तो I had सिंपैथी फॉर देम। देम किस लिए हो गया, क्योंकि यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए दे का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ दे का ऑब्जेक्टिव बेस देम हो जाएगा। फिर पांचवा, ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू, तो ही टोल्ड मी डबल इन्वर्टेड कॉमास के लिए दैट। आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही कैन को कुड में बदल दिए। फिर डिफीट यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ मी है तो फिर मी हो जाएगा। फिर है इसमें सीता सेड टू राम यू शुड हेल्प मी, तो सीता सेड टू को टोल्ड में बदल दिए, सीता टोल्ड राम, डबल इन्वर्टेड कॉमास के मतलब दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम क्या है, पुलिंग है, तब पुलिंग के लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ही का, तो ही। याद कीजिए शुड वुड कुड माइट नहीं बदलता है, तो इसलिए शुड को शुड लिख दिए, और हेल्प मी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के लिए ही होता है, लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता को स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग है तो उसके लिए सी प्रोनाउन का प्रयोग होगा, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इसलिए हर लीजिए। यह एग्जाम्पल समझ लीजिए, और अब चेंज ऑफ टेंस आप अपनी किताब से बनाइए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन इतना पहले नोट कर लीजिए। अब गोप का जमाना नहीं। एक्सेप्शन, इसमें चिरंतन सत्य सिद्धांत इन्वर्टेड कॉमास के भीतर
जिसमें चिरंतन सत्य। सत्य या सिद्धांत। ट्रुथ का बोध हो। का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में पास्ट टेंस में रहने पर रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। नहीं होता है जैसे said,
हैं कि गोप हूँ, मैं गोप हूँ। द टीचर सेड। And sets in the west. Set 24. और जब कोई जैसे कि राजक का रहता था और उससे बनाया था। चलिए अब चेंज ऑफ टेंस में कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है कि यदि इन्वर्टेड कोमाज के भीतर कोई ऐसा कथन हो जिसमें चिरंतन सत्य या सिद्धांत मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर कहीं सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चिरंतन सत्य हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा,
फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसका कुछ एग्जाम्पल है। ही सेड द अर्थ इज राउंड, देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी इस रिपोर्टेड स्पीच द अर्थ इज राउंड के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट द अर्थ इज राउंड, ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि इज है तो यहाँ वाज या वेयर लिख सकते हैं। माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माई फादर टोल्ड, सेड टू को टोल्ड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यह चिरंतन सत्य है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यह चिरंतन सत्य है, चिरंतन सत्य है द अर्थ इज राउंड की पृथ्वी गोल है। अब है ही सेड वर्क इज वर्शिप, तो इसका जगह ही सेड दैट वर्क इज वर्शिप, मतलब कर्म ही पूजा है। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, मतलब कि उसने कहा कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो यह भी चिरंतन सत्य है कि सूरज पूरब में ही उगता है और पश्चिम में ही डूबता है। तो द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि मतलब कि इससे हम लोग यही सीखे हैं कि अगर कोई चिरंतन सत्य हो तो चिरंतन सत्य में रिपोर्टेड स्पीच को डैट के बाद ज्यों करते हुए लिख दिया जाता है। ही सेड 2 and 2 इज 4, तो ही सेड डैट 2 and 2 इज 4, ये एक्सेप्शन था चेंज ऑफ टेंस का, वो लिख लीजिए। अब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का तीसरा नियम पढ़ेंगे, जिसका नाम है कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटता सूचक शब्द हैं वे सब के सब इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। जैसे देखिए डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, अगर उधर दिस रहेगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में दैट, दीज है तो दोज, हियर है तो दियर, हेंस है तो देंस, नाउ है तो देन, दस है तो सो, टुडे है तो डैट डे, यस्टरडे है तो ए डे बिफोर या द प्रीवियस डे, द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों, तो उसका हो जाएगा 2 days बिफोर। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द टुमारो मतलब आने वाला कल, और द डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाला परसों है तो इन 2 days टाइम। नेक्स्ट वीक या ईयर रहे तो उसके लिए जाएगा द फॉलोइंग वीक या ईयर। अगर मान लीजिए वीक है, ईयर है, मंथ है तो इसी अनुसार हो जाएगा। फिर है कि लास्ट वीक या ईयर तो उसके लिए हो जाएगा द प्रीवियस वीक या ईयर। फिर उसी प्रकार अगर है कि ए ईयर अगो तो ए ईयर बिफोर रहता, कि 2 year अगो तो 2 year बिफोर रहता, ए वीक अगो तो ए वीक बिफोर। इसको लिखते हैं, इसके बाद इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहले इसको लिख लीजिए। तब चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब निकटता सूचक शब्द कोई हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उसे दूरी सूचक शब्द में बदल देते हैं। जैसे ही सेड डबल इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, ही वाज वो तो चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस हम लोग पढ़ ही चुके हैं। नाउ को देन बदल देते हैं, वो पहले हम लोग लिखे हैं, अभी देखे हैं। तो ही वाज देन स्पीकिंग टू दिस को दैट में, दैट बॉय। ही सेड आई विल डू इट टुमारो, तो ही सेड डैट, यहाँ तक तो चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस है।
और ही चेंज ऑफ पर्सन, अब विल को वुड में, डू इट टुमारो को क्या इन द, डू इट टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे, आई शा हिम द डे बिफोर यस्टरडे, सी सेड। इसमें अब इस एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, इस एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सी सेड बाद में रहेगा और बाकी, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो वाक्य रहता है वो पहले रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वाक्य रहता है वो बाद में रहेगा। तो इसका हो जाएगा कि सी सेड डैट, सी अब पास्ट इनफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो सी हैड सीन हिम, देखिए सी हैड सीन हिम द डे बिफोर यस्टरडे, बीता हुआ परसों, तो सीन हिम 2 days बिफोर, 2 दिन पहले। ये कैसे हो गया, तो देखिए फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट सी, उसके बाद सा है V2 है, तो ये V2 है तो ये पास्ट इनफिनिट हो गया, तो पास्ट इनफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो सी हैड सीन और उसके बाद हिम, किसे हिम है, क्योंकि यहाँ जो है ना 2 days बिफोर, यहाँ हिम क्यों हो गया, तो क्योंकि यहाँ सी सेड, यहाँ देखिए थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन, नो चेंज, नो चेंज। ही सेड सी केम ए ईयर अगो, तो ही सेड डैट सी केम ए ईयर अगो, तो सी हैड कम ए ईयर बिफोर, अगो को बिफोर में बदल देते हैं। ये हो गया हम लोग का चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर हम लोग का जनरल रूल्स खत्म हो गया है और हम लोग स्पेशल रूल्स पढ़ने का विचार करेंगे। उससे पहले इतना लिख लेते हैं। चलिए अब कुछ नोट देख लेते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन पढ़ लिए, चेंज ऑफ टेंस पढ़ लिए, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए, तो क्या उससे बन जाएगा कि उससे रिलेटेड कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें हम अगर कुछ नोट नहीं जानते हैं तो वो गलती हो सकती है। तो चलिए यहाँ कुछ नोट है, जैसे कि पहला नोट है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वस्तु या परिस्थिति वक्ता के साथ अभी भी मौजूद हो तो उस हालत में निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदला जाता है। जैसे कि कहने का मतलब यहाँ है कि कोई वस्तु हो या फिर कोई परिस्थिति हो, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से अभी भी जुड़ा हुआ हो जो कि पहले जुड़ा था, क्योंकि वर्ब तो पास्ट टेंस में है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में नहीं बदलते हैं। जैसे ही सेड दिस इज माई टेबल, इसका मतलब है कि उसने कहा यह मेरा टेबल है, तो उस समय भी उसी का टेबल था और अभी भी उसी का टेबल है जो कह रहा है। तो यहाँ इसका होगा दिस ही सेड दैट। अब यहाँ दिस को दैट नहीं बोलेंगे, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार यहाँ तो मन में आएगा कि सर दिस को दैट कर दे, लेकिन यहाँ दिस को दिस ही रहने देंगे। और इज आर को वाज और माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव ही हो गया और टेबल। यहाँ दिस इसलिए नहीं बदला क्योंकि यह टेबल मेरा है, तो अभी भी यही टेबल उसी का है, वह टेबल नहीं, इसलिए यहाँ। अब है कि दिस मॉर्निंग राम सेड टू मी आई शैल गिव यू मनी टुडे, आज सुबह सुबह राम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आज पैसा दूंगा। तो यहाँ देखिए दिस मॉर्निंग राम टोल्ड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमास के मतलब दैट ही वुड गिव मी मनी, तो यहाँ टुडे, तो यहाँ दिस मॉर्निंग ये तो ठीक है, और टुडे आज पैसा देगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि राम ने आज सुबह राम ने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो पैसा आज देगा राम, इसलिए टुडे को यहाँ डायरेक्ट डे में लिखना उचित नहीं होगा। अब है दूसरा नोट कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन या एडजेक्टिव को बदलने की आवश्यकता पड़ती है, तो अपने मन से कोई उपयुक्त ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रख सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि कभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ही सेड। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे ही टोल्ड मी दैट
आई एम वेटिंग फॉर यू, तो ही वॉज वेटिंग फॉर मी। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट तो था नहीं हमारे पास सेड के बाद, इसलिए हम अपने से यहाँ ऑब्जेक्ट रख लिए मी। ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि मी, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ही टोल्ड हर दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हर। दूसरा एग्जाम्पल है द टीचर सेड यू शुड नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। तो यहाँ एक कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन बात है कि टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, तो किससे कहा? विद्यार्थी से कहा। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। यहाँ स्टूडेंट्स रखे हैं ना, तो स्टूडेंट्स रखे हैं तो इसलिए दे शुड नॉट मेक ए नॉइज, क्योंकि ये जो है ना थर्ड पर्सन में आ जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग फॉर्म के ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट में देखिए ये स्टूडेंट्स है, तो ये स्टूडेंट्स हो गया, प्रोनाउन है, ये नाउन है, तो इसके बदले किसका प्रयोग होगा? दे का, क्योंकि ये जो है ना प्लूरल फॉर्म में है। अब है द टीचर टोल्ड मी दैट आई शुड नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। द टीचर टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। यहाँ हम लोग अपने मन से ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स रख दिए, यहाँ मी रख दिए, यहाँ हिम रख दिए। पहले इतना लिखिए फिर आगे बताते हैं। अब तीसरा नोट है, यदि इन्वर्टेड कोमाज के भीतर संबोधन शब्द के रूप में नाम आए तो उस नाम को ही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे ही सेड गोलू आई वांट टू हेल्प यू। देखिए यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में या इन्वर्टेड कोमाज के भीतर नाम आया है राम। यहाँ सेड के भाई, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ जो है ना यही जो गोलू है यही यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ही टोल्ड गोलू दैट ही वांटेड टू हेल्प यू। चौथा है, यदि टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ द कंट्री इत्यादि आए तो एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस टर्म ऑफ एड्रेस लिखकर वाक्य को शुरू किया जाता है। जैसे द लीडर सेड, यहाँ एड्रेस मतलब एड्रेस किया जा रहा है, किसी को संबोधन किया जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू गिव मी ए चांस टू सर्व यू आई शैल डू माई बेस्ट टू प्लीज यू। तो यहाँ देखिए एड्रेसिंग और किससे? पीपुल से। तो एड्रेसिंग द पीपुल एज, तो एज टर्म ऑफ, अब एड्रेस है, किसको एड्रेस कर रहे हैं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हो गया है कि लेडीज एंड जेंटलमैन द लीडर सेड दैट इफ दे गेव हिम ए चांस टू सर्व देम ही वुड डू हिज बेस्ट टू प्लीज देम। या चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस की बात अगर छोड़ देते हैं, यहाँ देखिए चेंज ऑफ पर्सन है क्योंकि लीडर जो है ही, द लीडर सेड दैट इफ दे गेव हिम के क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ जो है लीडर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन। ए चांस टू सर्व, ये तो रिपोर्टेड स्पीच का सब हो गया है। तो यहाँ सीखना यही है कि जब लेडीज एंड जेंटलमैन से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, या माय डियर फ्रेंड से, या फ्यूचर ऑफ द कंट्री से शुरू होता है, तो एड्रेसिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देते हैं कि किसको संबोधित किया जा रहा है, और उसके बाद ये एज लिख देते हैं। फिर एज टर्म ऑफ एड्रेस, किस टर्म में हम एड्रेस कर रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स की, लेडीज एंड जेंटलमैन की, फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो यहाँ है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो एज के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन द लीडर सेड दैट, द लीडर सेड दैट, मतलब यहीं से शुरू करना है। ये जो रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रहेगा, ये जो है ना लोग का स्ट्रक्चर के अनुसार है। पांचवा नोट है, यदि इन्वर्टेड कोमाज के भीतर ओ या वेल या ओके इत्यादि हो तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लोप कर दिया जाता है। यदि इन्वर्टेड कोमाज के भीतर ओ रहे या वेल रहे या ओके रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसे लोप कर देंगे, गायब कर देंगे। जैसे ही सेड वेल गोलू यू कैन टेक इट, तो ही टोल्ड गोलू, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर गोलू था, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिए। ही टोल्ड गोलू दैट ही कुड टूक इट, यहाँ से तो चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस के हिसाब से इसको लिखिए, फिर आगे बताते हैं। अब एक और नोट है, छठा नोट, कि रिपोर्टेड स्पीच वाक्य के शुरू में भी रह सकता है, या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, या रिपोर्टिंग वर्ब के
दोनों तरफ, परंतु इनडायरेक्ट स्पीच में वही पद पहले आएगा जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर हो। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी, या दोनों तरफ। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में पहले वही पद आएगा जो इन्वर्टेड कोमाज के भीतर है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब ही सेड। यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो हो गया है रिपोर्टिंग वर्ब के पहले आ गया, लेकिन पहले तो वही होगा ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज जॉब। यानी कि इन्वर्टेड कोमा ही सेड इन्वर्टेड कोमाज के भीतर जो होता है वही पहले आता है। तो देखिए यहाँ उसके बाद है आई एम ऑलवेज रेडी टू यू सी सेड टू मी बिकॉज यू आर माई नेबर। तो देखिए पहले कौन आएगा, सी सेड टू, सी टोल्ड मी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए मतलब कि इन्वर्टेड कोमाज के बाहर कौन हो गया, सी सेड टू मी। तो सी टोल्ड मी दैट, रिपोर्ट डबल इन्वर्टेड कोमाज के बदले दैट, शी वाज ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी बिकॉज आई वाज हर नेबर। ये हो गया चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस के हिसाब पर। इस नोट के माध्यम से हम लोग यही सीखे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच या तो रिपोर्टिंग वर्ब के पहले रहे या तो उसके बाद में रहे या तो दोनों तरफ रहे। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो पहले वही सेंटेंस आएगा जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर हो। तो देखिए इसमें ही सेड इन्वर्टेड कोमाज के बाहर है और इसमें सी सेड टू मी इन्वर्टेड कोमाज के बाहर है। ये इसीलिए इस हिसाब से हम लोग बना दिए। और यहाँ पे जनरल रूल्स ख़त्म होते हैं और हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स। तो चलिए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी आप लोग नरेशन चैप्टर में क्या क्या पढ़े, अभी तक क्या क्या पढ़े। तो अभी तक हम लोग नरेशन चैप्टर से पढ़े हैं कि नरेशन क्या है। नरेशन को ही डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसके बाद हम लोग यह पढ़े थे कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग यह पढ़े थे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कितने नियम होते हैं। तो उसको पढ़े थे कि दो नियम होते हैं, एक होते हैं जनरल रूल्स और दूसरा होता है स्पेशल रूल्स। यानी कि एक है सामान्य नियम और दूसरा है कुछ विशेष नियम। फिर हम लोग ये पढ़े थे कि जनरल रूल्स किसे कहते हैं और स्पेशल रूल्स किसे कहते हैं। तो जनरल रूल्स में हम लोग यह पढ़े थे कि जनरल रूल्स या जनरल नियम वैसे नियम को कहते हैं जो सब प्रकार के वाक्यों में लागू होते हैं, लेकिन स्पेशल रूल्स वैसे नियम को कहते हैं जो विभिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जनरल रूल्स में 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार था चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा प्रकार था चेंज ऑफ टेंस और तीसरा प्रकार था चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग एक एक करके पढ़ लिए तीनों कि चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। फिर दूसरा पढ़े थे कि चेंज ऑफ टेंस के अनुसार डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। फिर हम लोग तीसरा पढ़े थे कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ नोट्स पढ़े थे जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं, जो सार्वभौमिक सत्य है, जैसे कि ही सेड टू मी या द टीचर सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। तो इसको कैसे बनाया जाएगा ये हम लोग पढ़े थे। और इसी के साथ हम लोग का जो है जनरल रूल्स खत्म हो गया था। अब हम लोग स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे। तो देखिए स्पेशल रूल्स तो पहले ही आप लोग जान चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं कि स्पेशल रूल्स वैसे रूल्स को कहते हैं, स्पेशल रूल्स वैसे नियम को कहते हैं जो विभिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। स्पेशल रूल्स उन नियमों को कहते हैं जो विभिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं, या इसी को ऐसे कह सकते हैं कि स्पेशल रूल्स वैसे रूल्स को कहते हैं जो विभिन्न प्रकार के वाक्यों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से लागू होते हैं। अब ये स्पेशल रूल्स कैसे कैसे वाक्य के साथ लागू होती है, तो देखिए इस चैप्टर में अगर हम लोग स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के वाक्यों के साथ पढ़ेंगे। और वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। जब मैं आप लोग को सेंटेंस पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि वाक्य सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं जी? तो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम लोग अब ये सीखेंगे कि 5 प्रकार के वाक्यों के साथ स्पेशल रूल्स को कैसे लगाएंगे। जनरल रूल्स को तो हम लोग लगा ली। तो देखिए पहला है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के लिए स्पेशल रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं जनरल रूल्स में वो सब असर्टिव सेंटेंस ही तो थे।
तो जितना जनरल रूल्स था ना असर्टिव सेंटेंस के लिए, वही समझिए कि उसका स्पेशल रूल्स हो गया। जैसे कि ही सेड टू मी आई एम रेडी, तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। तो जितना हम लोग अभी तक जनरल रूल्स में पढ़े हैं ना, वो सब असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो चलिए अब हम लोग को स्पेशल रूल्स के लिए असर्टिव सेंटेंस निकल गया। अब हम लोग को असर्टिव सेंटेंस पर स्पेशल रूल्स को नहीं सीखना है, क्योंकि जितना जनरल रूल्स पढ़े ना वही है असर्टिव सेंटेंस। अब क्योंकि अभी तक हम लोग एक भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनाए हैं। तो चलिए अब देखिए स्पेशल रूल्स होगा कहाँ से शुरू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस चैप्टर में बताया गया कि जिस सेंटेंस का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है या किसी से प्रश्न पूछने के लिए होता है, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है हिंदी में और इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, तो हम लोग इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब केवल हाँ या ना में भी दिया जा सकता है। जैसे क्या आप तैयार हैं, तो हाँ, नहीं तो नहीं। तैयार है तो हाँ, नहीं तैयार है तो नहीं। क्या आप पढ़ रहे हैं तो हाँ, नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं। तो देखिए हिंदी में क्या से शुरू हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। और दूसरा आता है WH क्वेश्चन, इसमें क्या से शुरू नहीं होता है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक चिन्ह हो और वो जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो इंग्लिश में, तो उस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं WH क्वेश्चन। जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो वेयर डू यू लिव। तो देखिए आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह है, प्रश्न सूचक शब्द है और ये जो है हिंदी वाक्य के बीच में है। लेकिन वेयर जो है इंट्रोगेटिव वर्ड है और यह जो है सेंटेंस के पहले आया है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH क्वेश्चन है। तो इस पर हम लोग देखते हैं कि स्पेशल रूल्स को कैसे लागू किया जाता है। जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्पेशल रूल्स, यदि इंट्रोगेटिव इन्वर्टेड कोमाज के भीतर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। कैसे भाई, कौन कौन सा प्रकार है? तो देखिए पहला है रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल देते हैं या आस्क में बदलना। जैसे कि वहाँ हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को टेल्स या टोल्ड में बदलते थे, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलना है। अगर मान लीजिए से है तो आस्क लिखेंगे, सेज है तो आस्क लिखेंगे और सेड है तो आस्क्ड लिखेंगे। ठीक है। दूसरा नियम है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड मतलब वही व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो डैट की जगह प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड को ही लिखना है। यानी कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही WH क्वेश्चन हो तो हम लोग डैट नहीं लिखकर इन्वर्टेड कॉमास के बदले उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। चलिए तीसरा है अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एनामोलस फाइनाइट नहीं समझ में आता है तो सीधे समझ लीजिए कि यस नो क्वेश्चन, यानी कि क्या से शुरू हो या फिर सीधे ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, तो उसके लिए हम लोग दैट के जगह इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और चौथा नियम है कि इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को एसआरटी में बदल देते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसआरटी में बदलकर जनरल रूल्स लगा देते हैं और वाक्य के अंत में फिर इंट्रोगेटिव साइन नहीं फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और यही हो गया हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्पेशल रूल्स। चलिए अभी तक जितना सुने हैं, जितना पढ़े हैं, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि पहला है ही सेड टू मी आर यू रेडी। एक मिनट, यहाँ तक ठीक है, ही सेड टू मी तो पहले भी था, ये तो जनरल रूल्स में भी था, लेकिन आर यू रेडी किसी में नहीं होगा। जितना जनरल रूल्स में हम लोग बनाए हैं किसी में आर यू रेडी नहीं होगा। तो चलिए यही तो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको एनामोलस फाइनाइट कहेंगे। एनामोलस फाइनाइट क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए यह आर से शुरू है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज एम आर यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा तो उसको दूसरी भाषा में एनामोलस फाइनाइट भी हम लोग कहते हैं। तो चलिए इसको बदलते हैं हम। देखिए पहला नियम था कि से को आस्क में बदल देंगे, तो यहाँ सेड है तो आस्क्ड। अब मी एनामोलस फाइनाइट से शुरू हुआ है तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बदले डायरेक्ट नहीं इफ का प्रयोग करेंगे। अब है कि इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को एसर्टिव वर्ब फॉर्म बदल देंगे। तो आप लोग यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि इधर है आर यू रेडी, ठीक, आर यू रेडी, ये है क्वेश्चन मार्क, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम लोग एसर्टिव में कैसे बदलेंगे? तो एसर्टिव में पहले क्या होता है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, पहले नाउन या प्रनाउन आता है। तो इस सेंटेंस में नाउन या प्रनाउन कौन है? यू प्रनाउन है, तो लिख देंगे कि यू, और उसके बाद यू जब प्रनाउन लिख दिए ना तो बाकी जो बचा वो लाइन से लिख देंगे, तो आर और उसके बाद रेडी। ठीक है, ऐसे हो गया। उसी प्रकार होगा कि डू यू रीड,
यू रीड। देखिए इस सेंटेंस जो है ना देखने से ही लगता है, ये सेंटेंस देखने से ही लगता है कि ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है कि क्या आप पढ़ते हैं। तो चलिए डू से शुरू है और V1 है, यानी कि ये जो सेंटेंस है यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। तो इसको कैसे हम लोग बदलेंगे एसआरटिव फॉर्म में, तो पहले नाउन या प्रनाउन में लिखेंगे तो यस यू। अब आप बताइए अगर किसी को कहना है कि क्या आप पढ़ते हैं, तो इसका तो यह तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसको एसआरटिव फॉर्म बदलना है तो आप पढ़ते हैं, तो यू डू रीड नहीं, यू रीड, यू रीड। ये हो गया हम लोग का एसआरटिव वर्ब फॉर्म, और ऊपर था हम लोग का इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म। ऐसे समझे, आर यू रेडी। अगर आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे पहले, इतना आप अभी नरेशन पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसआरटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। अगर 2 एग्जाम्पल से आपको नहीं स्पष्ट हुआ तो आपको अगर समस्या है, तकलीफ है बदलने में, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगा कि इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को एसआरटिव वर्ब फॉर्म में कैसे बदला जाता है। यहाँ नरेशन चैप्टर है इसीलिए 1-2 बता दिया हूँ। अब यहाँ देखिए ही आस्क्ड मी, इसके लिए इफ़। अब यू आर रेडी, तो यू जो है ये किस पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो पर्सन बदलता है लेकिन केस नहीं बदलता है। यहाँ हम लोग को नॉमिनेटिव केस में लिखना है, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई। इज एम आर को किस में बदलते हैं, वाज यूर में, तो आई वाज, और रेडी है तो रेडी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी हैव यू रेड पेन, शी सेड टू मोहन हैव यू रेड पेन, यानी कि उसने मोहन से कहा क्या तुम्हारे पास एक लाल कलम है। तो चलिए रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल दिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में मोहन। देखिए हैव यू ए रेड पेन, ये एनमोलस फाइनाइट है, तो दैट नहीं लिखकर इफ। हैव यू ए रेड पेन है, तो चलिए इसको अगर हम लोग एसआर्टिव वर्ब फॉर्म बदलते हैं तो पहले क्या आ जाएगा यू, उसके बाद हैव ए रेड पेन। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मोहन ऑब्जेक्ट है, और मोहन क्या है, ये मोहन जो है पुरुष है, तो पुरुष के लिए किसका प्रयोग होगा, ही का, तो ही, और हैव हैज को हैड में, तो इफ ही हैड ए रेड पेन। चलिए तीसरा एग्जांपल है, शी सेड टू मी वेयर डू यू लिव। यहाँ देखिए वेयर से शुरू हो गया है, तो शी आस्क्ड मी। अगर क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो दैट की जगह प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देते हैं, तो वेयर। उसके बाद देखिए डू यू लिव, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसको हम लोग बदलते हैं एसआर्टिव वर्ब फॉर्म में, तो यू लिव। तो यू किस पर्सन में आता है, तो यू आता है सेकंड पर्सन में, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी को आई में कर देंगे, और ये है किसमें, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो इसको किसमें बदलेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, तो देखिए आई लिव्ड। चलिए तीसरा एग्जांपल हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथा एग्जांपल, शी सेड टू मी व्हाट कैन यू डू फॉर मी। तो शी आस्क्ड मी, यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन से शुरू हुआ है, तो यहाँ व्हाट हो गया, व्हाट का व्हाट हो गया। कैन यू डू फॉर मी, तो कैन यू डू फॉर मी ये तो इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म हो गया। अगर इसको एसआरटिव में बदलेंगे तो यू कैन डू फॉर मी, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू को आज में बदल दिए, कैन को कुड में बदल दिए, और डू फॉर यहाँ मी को हर में बदल दिए। क्यों, क्योंकि मी जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, शी सेड टू मी, सब्जेक्ट है सी, तो सी का क्या हो जाएगा, हर। चलिए 5 नंबर एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। यहाँ देखिए यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड है, तो सी आस्क्ड मी डबल इन्वर्टेड कॉमास के बदले में व्हाट का प्रयोग कर दिए। उसके बाद इज योर नेम, तो क्या हो जाएगा, योर नेम इज, तो योर रिपोर्टिंग सेकंड पर्सन में है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी, माई नेम, इज एम आर को किस में, वाज यूर में, तो यहाँ माई नेम सिंगुलर है इसीलिए वाज का प्रयोग होगा। चलिए ये हो गया हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्पेशल रूल्स, इतना नोट कीजिए। फिर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, फिर पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिर पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और इसी के साथ हम लोग का जो है आज नरेशन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लिख लीजिए। अब है इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के लिए स्पेशल रूल्स क्या क्या है। यदि इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर इंपरेटिव सेंटेंस रहता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। कौन कौन से नियम है जी। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार टेल, आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, कमांड में बदल देना।
यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जिससे है उसको जो है अब टेल में, ऑर्डर में, कमांड में, एडवाइस में, सजेस्ट में, प्रपोज में, विश में, जो आपको उचित लगे वो सेंटेंस के भाव पर निर्भर करता है कि आपको सेंटेंस का भाव कैसा लग रहा है। आपको सेंटेंस का भाव जैसा दिखेगा उसके अनुसार हम लोग बदल देंगे। दूसरा है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य देना है। मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। हम लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट देना है। इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू या नॉट टू में, इन्वर्टेड कॉमास को टू या नॉट टू में बदलना है। और प्लीज काइंडली ईटीसी को लोप कर देना है। अब मान लीजिए कोई प्लीज है कहीं काइंडली है तो वहाँ लोप कर देना है। जैसे ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने कहा एक गिलास पानी लाओ। ही ऑर्डर्ड, किसको किसको ऑर्डर दिया, किसी को दिया होगा। ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। द सेट मतलब उसने कहा कि एक गिलास पानी लाओ। आपको यहाँ क्या लग रहा है पढ़ने में कि लग रहा है किसी को ऑर्डर में कि जाओ एक गिलास पानी लाओ। तो ही ऑर्डर्ड मी, अब यहाँ है इन्वर्टेड कॉमास, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास को टू में बदल दिए, उसके बाद ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये एकदम बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो भी सेंटेंस है उसको सीधे लिख देना इनडायरेक्ट स्पीच में, उसमें कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि समय पर दवा लीजिए। चलिए डॉक्टर किसी को कहते हैं कि समय पर दवा लीजिए तो क्या, डॉक्टर तो ऑर्डर दे नहीं सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर आदेश देंगे तो फिर कल से पेशेंट जाएंगे ही नहीं उनके पास। तो यह क्या हो सकता है, एडवाइज हो सकता है, सलाह। डॉक्टर साहब सलाह देंगे कि समय पर दवा लीजिए, यानी तो फिर मेरे पास आना पड़ेगा। तो चलिए सलाह है, तो डॉक्टर एडवाइज मी, अब इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू टेक मेडिसिन इन टाइम हो गया। शी सेड टू मी हैव ए कप ऑफ टी, उसने मुझसे कही या उसने मुझसे कहा एक कप चाय पियो। तो सी यहाँ हमको लग रहा है ना आदेश है, ना सलाह है, ना निवेदन है, ना निषेध है, ना मतलब ना ऑर्डर है, ना कमांड है, ना रिक्वेस्ट है, ना सजेस्ट है। सीधी सी बात है कि चाय पियो, तो टोल्ड कर दिया। शी टोल्ड मी टू हैव ए कप ऑफ टी। चलिए एक और एग्जांपल है कि ही सेड टू मी डोंट शाउट इन द क्लास, उसने मुझसे कहा कि क्लास में मत चिल्लाओ, हल्ला मत करो। तो यहाँ नोट है डोंट, तो निगेटिव के लिए टू नहीं नॉट टू का प्रयोग करेंगे। तो ही टोल्ड मी डबल भेट को मारे तो नॉट टू शाउट इन द क्लास, या अगर नॉट नहीं लगाने का मन है तो सेड रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदल देते हैं। अब फॉरबिड का भी टू फॉरवर्ड होता है। तो ही फॉरवर्ड मी टू शाउट इन द क्लास, मतलब उसने मुझे क्लास में चिल्लाने से मना किया। अब है कि सी सेड डोंट ड्राइव टू फास्ट, उसने कहा कि इतना तेज मत चला। तो सी टोल्ड मी नॉट टू ड्राइव टू फास्ट, यहाँ भी लिख सकते थे कि सी फॉरवर्ड मी टू ड्राइव टू फास्ट। अब देखिए कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता है, सीधे वर्ब से नहीं शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस तो हम आप लोगों को बताने कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं और पढ़ाया भी हूँ सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिस सेंटेंस से आदेश, सलाह, निवेदन या निषेध का भाव व्यक्त होता है उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस जो है लेट से भी शुरू हो जाता है। वास्तव में इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है जो कि लोप होता है, और कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस लेट से भी शुरू हो जाता है। जैसे ही सेड लेट अस गो होम, उसने कहा घर चले। ही सजेस्टेड, अब मान लीजिए ही सेड है, कोई किसी से कहता है कि ही सेड लेट अस गो होम, मतलब उसने मुझसे कहा कि हम लोग घर चले। तो अब भाई घर चले तो हमको तो सुझाव लग रहा है कि उसने सुझाव दिया कि हम लोग घर चले। तो चलिए ही सजेस्टेड डैट, अगर लेट अस है ना तो अस का नॉमिनेटिव केस वी, तो वी शुड गो होम। यहाँ ही सजेस्टेड अस भी हो सकता है कि ही सजेस्टेड अस। अब उसके बाद एक और एग्जांपल है कि ही सेड लेट अस रीड टुगेदर, तो मतलब उसने कहा है कि चलिए हम लोग एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो ये सुझाव है चाहे प्रस्ताव है कि चलिए एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। तो ही प्रपोज दैट वी या दे शुड रीड टुगेदर, यानी कि यहाँ लेट अस से जब इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होगा तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करना है। उसके बाद सब सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार वी या दे को। अब है ऑप्टेटिव सेंटेंस कि इसके लिए स्पेशल रूल्स क्या होता है। तो हम लोग को यह जानना है यहाँ कि जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर
ऑप्टेटिव सेंटेंस रहता है तो उसको बदलने के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कैसा नियम लगाते हैं। तो पहला है कि रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार कर्स, ब्लेस, प्रे, विश में बदल देता है। अगर कहीं श्राप की बात है, अभिशाप की बात है तो रिपोर्टिंग वर्ब को कर्स में बदल देंगे। कहीं आशीर्वाद की बात है तो ब्लेस में, प्रार्थना की बात है तो प्रे में, इच्छा की बात है तो विश में बदल देंगे। इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करना है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। कैसे? जैसे कि हम लोग उस समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते थे। और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि एक्सक्लेमेशन की साइन की जगह, ये जो एक्सक्लेमेशन की साइन है इसके जगह हम लोग को सिर्फ फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। ठीक है? जैसे कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा कि आयुष्मान भवा, बहुत दिनों तक जियो। तो उसने मुझे आशीर्वाद दिया। तो ही ब्लेस्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये तो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर इसको असर्टिव बदलेंगे तो पहले यू आ जाएगा, पहले नाउन या प्रोनाउन आ जाता है। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी है तो आई, अब मे को माइट बदलते हैं, याद कीजिए, चेंज ऑफ टेंस। आई माइट लिव लॉन्ग। माई फादर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि सफल हो जाओ। तो ये पिताजी की इच्छा है। तो माई फादर विश्ड, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट, ये भी पहले यू आ जाएगा तो यू को आई में बदलते हैं, मे को माइट में, तो यू माइट गेट सक्सेस। तीसरा है दे सेड मे गॉड सेव द किंग, तो उन लोगों की इच्छा है कि भगवान राजा को बचा लेवे। तो दे विश्ड, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट, पहले नाउन गॉड, फिर मे को माइट में, सेव द किंग। ही सेड टू हर मे यू डाई, उसने श्राप दे दिया है कि तुम जाओ, मर जाओ। तो ही कर्स्ड हर, इसके लिए इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट और पहले यू, तो यू यहाँ जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। हर है तो सी, मे को माइट, सी माइट डाई। यहाँ पे हम लोग का ऑप्टेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। अब एक रह गया है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, चलिए उसको भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसको लिख लीजिए। अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए स्पेशल रूल्स। जब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम विथ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, रिग्रेट, एप्लॉज में बदल देते हैं। मतलब कि देखना है कि सेंटेंस का अर्थ कैसा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस से दुख, प्रशंसा, नफरत, घृणा इत्यादि का भाव व्यक्त होता है उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इससे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस था, तो वो में हमने देखा जिस सेंटेंस से इच्छा, अभिशाप, आशीर्वाद इत्यादि शब्द का भाव व्यक्त होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उससे किस चीज़ का भाव निकल रहा है। दुख का, खुशी, अगर जॉय है तो खुशी, सोरो है तो दुख, सरप्राइज है तो मतलब कि चकित, एंगर मतलब क्रोधित, कंटेम्प्ट मतलब क्रोधित, रिग्रेट मतलब अफसोस, अप्लॉज मतलब याचना, या कंटेम्प्ट मतलब घृणा समझ सकते हैं, घृणा भी हो सकता है। चलिए दूसरा रूल है इन्वर्टेड कॉमास के बदले डैट का प्रयोग करना है। जैसे अब सेंटेंस देख लेंगे। जैसे तीसरा है कि आ, ओह, अल्लाह इत्यादि शब्दों को लोप कर देना है। अगर मान लीजिए कैसे इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज रहता था, काइंडली रहता था, तो प्लीज काइंडली को हटा देना था। अगर इसमें भी आ जाए, ओ आ जाए या अल्लाह आ जाए तो इसको जो है लोप कर देना है, यानी कि हटा देना है। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। जैसे अब उस समय हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल रहे थे, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल रहे थे, तो इसमें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे। असर्टिव में बदलने का नियम क्या है? पहले नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब। ही सेड अल्लाह आई एम रून, तो ही आई अल्लाह आई एम हाय, मैं बर्बाद हो गया, तो ये दुख की बात है। तो यहाँ लिखेंगे कि ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही वाज रून्ड। इसमें एक बात और ख्याल रखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो है अर्थ पूरा नहीं हो रहा है तो अपने से कुछ वर्ब या अन्य शब्द रखकर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग इसमें स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। दूसरा है दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वे लोग कहे कि हुर्रा हम लोग मैच जीत गए। तो देखिए यहाँ हुर्रा है यानी कि खुशी की बात है, तो दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, दे
हैड, हैव हैज को हैड में, दे हैड वॉन द मैच, मतलब वे लोग मैच जीत चुके हैं। अब तीसरा है ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो है ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, वो खुश होकर के कितनी सुंदर लड़की है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी, कितनी सुंदर लड़की है। तो सी ये है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, इसको पहले बदला गया है किस में, इसको बदला गया है पहले एसर्टिव सेंटेंस में। एसर्टिव सेंटेंस में बदलने का नियम क्या है, पहले नाउन या पढ़ना, तो पहले हो जाएगा सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। हम लोग को स्वतंत्रता है कि हम लोग जो है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस रहेगा उसका अर्थ पूरा नहीं होगा, तो अपने तरफ से भी हम लोग उसमें कुछ शब्द जोड़ सकते हैं। चौथा है ही सेड व्हाट ए फूल आई, उसने कहा कि मैं कितना बड़ा, मतलब मैं कैसा मूर्ख हूँ। तो देखिए वो आदमी जो है अफसोस कर रहा है, कुछ भूल हुई होगी तब तो अफसोस करके कह रहा है कि मैं मूर्ख हूँ। तो यहाँ जगह ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, मतलब अफसोस, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, आई एफ व्हाट ए फूल आई एम, तो ई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही के साथ वाज ए बिग फूल, ई अपने से लगाए हैं ताकि इसका अर्थ स्पष्ट हो सके कि वह बहुत बड़ा मूर्ख था। यहाँ पर हम लोग का इनडायरेक्ट स्पीच खत्म हो जाता है। अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच हमसे पढ़े हैं, अगर पढ़ने के दौरान किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हुआ है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप क्या करना है कि घर आपके पास जो भी ग्रामर की किताब है उसको निकालिए और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए। बाय, ऑल द बेस्ट।